जब भी हम मेक्सिको की कार्टेल हिंसा के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद अराजकता, बेतरतीब क्रूरता, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सब कुछ बेतरतीब न हो, अगर ये एक सोची समझी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो, तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। उसके पीछे एक मकसद है, एक पूरा ढांचा बना हुआ है। ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं है, बल्कि सत्ता के लिए, इलाके पर कब्जे के लिए और सबसे जरूरी पैसे के लिए एक बहुत ही कैलकुलेटेड जंग है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर इस सब के पीछे है कौन? कौन है वो मास्टरमाइंड? हर कहानी का एक विलेन होता है ना? तो मेक्सिको के इस आपराधिक संग्राम का मुख्य वास्तुकार कौन है? और ये चेहरा है नेमेसियो ओसेग्वेरा सर्विंस का। पर इस नाम से शायद ही कोई उसे जानता हो। दुनिया उसे जानती है एल मेंचो के नाम से। ये सीजेएनजी यानी खलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का सरगना है और इसे मेक्सिको के सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक माना जाता है। एल मेंचो की कहानी कोई आसमान से नहीं टपकी। बहुत जमीनी शुरुआत थी। अमेरिका में छोटे मोटे अपराध किए, पकड़ा गया और फिर उसे मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन मेक्सिको वापस आकर उसने हालात को भांप लिया। उस वक्त पुराने कार्टेल्स अंदरूनी लड़ाई में उलझे हुए थे और बस इसी का फायदा उठाकर 2010 के आसपास उसने अपनी खुद की फौज खड़ी कर ली, जिसका नाम पड़ा सीजेएनजी। अब सीजेएनजी का काम करने का तरीका पुराने कार्टेल्स से मतलब दिन रात का फर्क था। वो लोग छिपकर काम करने में यकीन नहीं रखते थे। उनका तो फंडा ही अलग था, अपनी क्रूरता का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन करना। उनका मकसद सिर्फ दुश्मन को खत्म करना नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बनाना था। डर को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ थे पुराने कार्टेल्स जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करते थे, दूसरी तरफ आया सीजेएनजी। सरेआम फांसी देना, मिलिट्री ग्रेड हथियारों की नुमाइश करना, पुलिस के काफिलों पर सीधे सीधे हमला बोल देना, ये सब इनकी पहचान बन गई। मतलब इन्होंने तो हिंसा को एक पब्लिक स्पेक्टिकल, एक तमाशा बना डाला। और उनके हथियार मतलब किसी छोटी मोटी सेना जैसे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां जिन्हें मॉन्स्टर ट्रक्स कहा जाता है, भारी मशीन गन्स और तो और अब तो ड्रोन से बम तक गिराने लगे हैं। ये सब सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। मकसद है कि दुश्मन और पुलिस दोनों के मन में इतना खौफ भर दो कि वो लड़ने से पहले ही हिम्मत हार जाएं। लेकिन एक मिनट, इस तरह की फौज चलाने के लिए, ये सारे हथियार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है? बहुत सारा पैसा। इसका जवाब छुपा है सीजेएनजी के बिजनेस मॉडल में। और ये पूरा का पूरा मॉडल सिंथेटिक ड्रग्स के धंधे पर खड़ा है। इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कमाल का है, मतलब क्रिमिनल वर्ल्ड के हिसाब से। देखिए, स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहले बंदरगाहों के जरिए केमिकल इंपोर्ट करो, फिर दूर दराज के गांव में बनी लैब्स में ड्रग्स बनाओ, उसके बाद हाईवे के रास्ते उसे ट्रांसपोर्ट करो और आखिर में बॉर्डर पार करके अमेरिकन मार्केट में बेच दो। और ये जो पूरी चेन है ना, इसी पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये सारी मारकाट होती है। तो बात बिल्कुल साफ है। ये जो भयानक हिंसा दिखती है वो इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है, ये एक बिजनेस टूल है। अपने अरबों डॉलर के एम्पायर को प्रोटेक्ट करने और उसे और बड़ा बनाने का एक कैलकुलेटेड तरीका। सोचिए, हर हमला, हर हत्या उनके लिए एक तरह का बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग सिर्फ ड्रग्स के भरोसे बैठे हैं। नहीं, इनका क्रिमिनल पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। जबरन वसूली, फ्यूल की चोरी और ये सुनिए, मेक्सिको का जो मशहूर एवोकाडो उद्योग है ना, उस पर भी इनका कंट्रोल है। मतलब जहां पैसा है वहां सीजेएनजी है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई अपना साम्राज्य इतनी तेजी से फैलाना चाहेगा तो दुश्मन तो बनेंगे ही। और सीजेएनजी के मामले में उन्होंने एक ही वक्त में कई दुश्मन बना लिए हैं। वो लिटरली हर मोर्चे पर एक जंग लड़ रहे हैं। इनके दुश्मनों की लिस्ट देखिए। एक तरफ है पुराना और सबसे बड़ा खिलाड़ी सिनालोआ कार्टेल। फिर आते हैं मिचुआखान और ज़ाकाटेकास जैसे इलाकों के लोकल कार्टेल्स। और इन सब के ऊपर मेक्सिको की सरकार यानी सेना और नेशनल गार्ड। मतलब ये एक ऐसा युद्ध है जो कई फ्रंट्स पर एक साथ लड़ा जा रहा है और यही लगातार हो रही हिंसा की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, तो अब तक हमने एल मेंचो, उसके कार्टेल और उसके बिजनेस मॉडल को समझा। लेकिन अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं।
क्या असली समस्या सिर्फ एक आदमी है या फिर वो पूरा सिस्टम है जिसमें ऐसे लोग पैदा होते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। मान लीजिए कल एल मेंशो को पकड़ लिया जाता है, तो क्या ये सारी हिंसा, ये मारकाट सब खत्म हो जाएगी? क्या एक आदमी को हटाने से दशकों से जल रही ये आग बुझ जाएगी? इसका जवाब अगर ईमानदारी से दिया जाए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक आदमी को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि असली जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। बात करते हैं संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार की, बात करते हैं अमेरिका में ड्रग्स की उस डिमांड की जो कभी खत्म ही नहीं होती, कमजोर लोकल पुलिस की, और देश में नौकरियों और अवसरों की कमी की। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें CJNG जैसे संगठन न सिर्फ पैदा होते हैं बल्कि फलते फूलते भी हैं। तो अब हम इस पूरी कहानी के फाइनल एनालिसिस पर आते हैं। अगर ये एक आग है तो सवाल ये है कि इस आग को लगातार हवा कौन दे रहा है? इसे जलते रहने के लिए ईंधन कहाँ से मिल रहा है? एल मेंशो को समझिए, वो आग नहीं है, वो आग पर डाले जाने वाले पेट्रोल जैसा है, एक एक्सेलरेंट, एक ऐसा पावरफुल ऑपरेटर जो पहले से जल रही आग को और ज्यादा भड़का देता है, उसे और तेजी से फैलाता है। तो फिर आग क्या है? आग है वो पूरा सिस्टम। भ्रष्टाचार, ड्रग्स की बेहिसाब मांग, आर्थिक असमानता, ये वो असली ईंधन है जो इस आग को जिंदा रखे हुए है। यही वो माहौल है जो एल मेंशो जैसे किरदारों को जन्म देता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। मेक्सिको का संकट जो है वो स्ट्रक्चरल है, ढांचागत है। एल मेंशो उस सिस्टम के अंदर एक बहुत पावरफुल खिलाड़ी है, लेकिन वो खुद आग नहीं है, वो बस आग को और भड़काने वालों में से एक है। वो इस बीमारी का एक लक्षण है, बीमारी की वजह नहीं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर हिंसा सिर्फ एक लक्षण है, अगर एक आदमी को पकड़ने से ये सब खत्म नहीं होगा, और अगर समस्या इतनी गहरी, इतनी ढांचागत है, तो फिर इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को तोड़ने का असली इलाज आखिर है क्या?